हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में क्लास 12 की जो पहली ज्योग्राफी की चैप्टर है जियोटेक्टोनिक, हम उसे कवर करने जाएंगे। इस चैप्टर को कवर करने से पहले इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को हम समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू जियोटेक्टोनिक्स है, यानी जियोटेक्टोनिक कहते किसे हैं और जियोटेक्टोनिक ज्योग्राफी की कौन सी ब्रांच है, इसमें किस चीजों के बारे में हम जानते हैं, इसके मुताबिक हम जानेंगे। दूसरा, जियोलॉजिकल डिबेट, यानी जियोटेक्टोनिक के अंदर में कई सारी थ्योरीज हमें मिलेंगी। कुछ थ्योरीज जो है वो फिक्सिटी के ऊपर है और कुछ थ्योरीज ड्रिफ्ट के ऊपर है। अब फिक्सिटी और ड्रिफ्ट क्या होता है बच्चों, ये हम आगे चल के समझेंगे। तीसरा, अल्फ्रेड वेगनर का सीडीटी यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी थी, उसके मुताबिक हम आगे चल के जानेंगे कि उस थ्योरी में अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट के बारे में और कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन के बारे में क्या बताया था। चौथा, साइंटिफिक एविडेंस कि अल्फ्रेड वेगनर का जो सीडीटी यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उससे रिलेटेड क्या क्या साइंटिफिक एविडेंसेस अभी तक हमारे पास हैं जो उस थ्योरी को सही साबित करती है। ऐसे तो कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन थ्योरीज को साबित करने के लिए हमें कुछ साइंटिफिक एविडेंस चाहिए होता है और यहाँ पे हमारे पास कुछ साइंटिफिक एविडेंस है जिसे हम देखेंगे। पांचवा और आखिरी जो टॉपिक है वो फ्लॉज एंड डिमेरिट्स, यानी इस थ्योरी में क्या क्या कमियां और क्या क्या खामियां थी। हर थ्योरी में कुछ ना कुछ कमियां और खामियां होती हैं जो इस थ्योरी में भी मौजूद है, तो हम जानेंगे कि इस थ्योरी में क्या क्या कमियां और खामियां। बच्चों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जियोटेक्टोनिक्स, यानी जियोटेक्टोनिक्स किसे कहते हैं ये समझेंगे। तो जियोटेक्टोनिक्स ज्योग्राफी की वो फील्ड या वो ब्रांच है जिसमें हम अर्थ के क्रस्ट के ऊपर पाए जाने वाले लैंड फॉर्म्स की फॉर्मेशन को समझते हैं, खास करके प्लेट्स जिसे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट भी कह सकते हैं, उनकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है, इस बात को हम समझेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो प्यारा प्लैनेट अर्थ है वो एक डायनेमिक प्लैनेट है। अब डायनेमिक प्लैनेट का मतलब क्या है बच्चों, कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे आप देख रहे हैं लगातार मूवमेंट हो रहा है फोर्सेस का, यानी अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो मटेरियल्स हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसके नतीजा में हम जानते हैं कि जमीन के ऊपर कई सारे अर्थक्वेक्स हुए, वॉल्केनिक इरप्शन हुए, यानी आतिशफशाओं का फटना है, ये सारी चीजें वाकई होती रहती हैं और ये जो चीजें हैं वो लगातार अर्थ के क्रस्ट के ऊपर कई सारे शेप को फॉर्म कर रही हैं और कई सारी तब्दीलियां वाकई हो रही हैं। ऐसे तो जियोटेक्टोनिक्स की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम इस डेफिनेशन को ले सकते हैं। जियोटेक्टोनिक रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके फॉर्मेशन के बारे में, उनके अरेंजमेंट के बारे में हम जियोटेक्टोनिक्स के अंदर में समझते हैं, स्पेशली प्लेट टेक्टोनिक्स एंड माउंटेन बिल्डिंग। और इसमें भी खास करके हमारा फोकस किस पे होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है, उनका आगाज किस तरीके से हुआ है, और माउंटेन बिल्डिंग यानी जो पहाड़ों की तश्कील है या पहाड़ों की जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से वजूद में आएंगे। आप जानते हैं कि पहाड़ भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और इनकी जो फॉर्मेशन है वो भी मुख्तलिफ होती है। बच्चों, कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन से रिलेटेड एक बहुत पुरानी बहस डिबेट है और वो बहस क्या है, फिक्सिटी वर्सेस ड्रिफ्ट। बहुत से पुराने साइंटिस्ट जैसे चेम्बरलिन, मोल्टे, जेफरी और जीन्स का मानना था कि आज हम जिन कॉन्टिनेंट्स को अपनी जगह पे देख रहे हैं वो आज से नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल से अपनी जगह पर मौजूद हैं और ये काफी पुराना ऑर्थोडॉक्स नजरिया है जिसे ये साइंटिस्ट माना करते थे। लेकिन कई सालों के बाद कुछ दूसरे साइंटिस्ट जैसे अब्राहम ऑर्टिलिस और फ्रांसिस बेकन ने, लेकिन बाद के दौर में एक दूसरा नजरिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सामने आया। हम जानते हैं कि सीडीटी को सबसे पहले टर्म करने वाले अल्फ्रेड वेगनर थे, लेकिन इसकी बुनियाद बहुत पहले से ही डाली जा चुकी थी। अब्राहम ऑर्टिलियस जिन्होंने 1596 ईस्वी में और अब फ्रांसिस बेकन जिन्होंने 1620 ईस्वी में ये नोटिस किया कि बहुत से कॉन्टिनेंट्स, खास करके अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये एक जिगसॉ पजल के हिस्से के तौर पे है। अब बच्चों, जिगसॉ पजल क्या होता है? आपने देखा होगा कि पजल के टुकड़े एक दूसरे से बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं। उसी तरीके से कुछ कॉन्टिनेंट्स में ये चीज को नोटिस किया गया, खास करके अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में, कि इनके भी जो कोस्ट लाइन यानी साहिल है वो हूबहू एक दूसरे से मेल खाते हैं यानी मैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से माना जाने लगा कि ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स आज हमें अलग या बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है लाखों या करोड़ों साल पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
इसी नजरिया को आगे बढ़ते हुए एडवर्ड स्विस ने 1893 ईस्वी में ये पाया कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये एक बहुत ही बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा होंगे। और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था बच्चों? आपको नाम याद रखना है। उस कॉन्टिनेंट का नाम था गोंडवाना लैंड। ये माना जाने लगा कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स हो सकता है बहुत सालों पहले, करोड़ों लाखों सालों पहले एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट का हिस्सा रहे होंगे, जो बाद में टूटकर बिखरने लगे और अलग अलग मकाम पे जाके सेटल हो गए। इसी से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का आगाज हुआ। और ये जो गोंडवाना लैंड है इसे हम सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी ये जो कॉन्टिनेंट है इसके भी दो टुकड़े रहे होंगे, एक नॉर्दर्न पार्ट और एक सदर्न पार्ट। और इस कॉन्टिनेंट को अलग करने वाला नॉर्थ पार्ट से जो समुद्र रहा होगा उसका नाम तेथिस सी था। तो जो साउथ में ये कॉन्टिनेंट था इसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, और इसे इसके नॉर्दर्न पार्ट से अलग करने वाला जो एक कदीम समुंदर था उस समुंदर का नाम तेथिस सी था। तो ये थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की शुरुआत। हम जानते हैं कि इसे स्टडी करने वाले अल्फ्रेड वेगनर थे, लेकिन इसके बारे में बहुत पहले से बहुत से साइंटिस्ट ने और जियोलॉजिस्ट ने बताना शुरू कर दिया था, लेकिन वो इसे पूरी तरीके से समझा नहीं पाए थे। इसे सबसे बेहतरीन तरीके से समझाने वाले अल्फ्रेड वेगनर। बच्चों 1910 में फ्रैंक टायलर ने भी माउंटेन बेल्ट की फॉर्मेशन को समझाने के लिए, खास करके एल्प्स, रॉकीज और इंडीज माउंटेन बेल्ट के फॉर्मेशन को समझाने के लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का इस्तेमाल किया कि किस तरीके से इन कॉन्टिनेंट के मूवमेंट के थ्रू ही इन पहाड़ों की फॉर्मेशन हुई हो। तो ये जो जियोलॉजिकल डिबेट था फिक्सिटी वर्सेस ड्रिफ्ट के रिलेटेड, तो हम जानते हैं कि जो पुराना नजरिया था वो फिक्सिटी को सपोर्ट करता था, लेकिन जो मॉडर्न या जदीद नजरिया है वो ड्रिफ्ट को सपोर्ट करता है। और इसके रिलेटेड हमारे पास कई सारे सबूत भी हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सही साबित करते हैं। आगे चल के हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे कि इस थ्योरी में और कौन कौन सी बातें अहम पॉइंट्स हैं और इस थ्योरी से रिलेटेड क्या क्या साइंटिफिक एविडेंस है और इस थ्योरी के क्या क्या फ्लॉज हैं। बच्चों अब बात करते हैं अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर, जिसे उन्होंने प्रपोज किया था साल 1912 ईस्वी में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये जो कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन है उसे 4 स्टेज में बांटा है। सबसे पहला स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है, जिसे हम पैंजिया फेज भी कहते हैं, इसमें उनका मानना है कि आज से तकरीबन 20 करोड़ से 22 करोड़ साल पहले सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट के तौर पर मौजूद थे। और उस बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पेंजिया। पेंजिया का मतलब होता है ऑलर, यानी सारी की सारी जमीन। ये जो पेंजिया एक ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट है जिसमें सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स शामिल थे। और ये पेंजिया सराउंडेड यानी घिरा हुआ था एक बहुत बड़े समुंदर से। उस समुंदर का नाम क्या था? पैंथलिसा। पैंथलिसा का मतलब क्या होता है? ऑल वाटर, यानी सारे का सारा पानी। तो ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो सब एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया की शक्ल में मौजूद थे, और जमीन के ऊपर जितने भी ओशंस हैं वो सब एक बड़े ओशन पैंथलिसा यानी ऑल वाटर की शक्ल में मौजूद थे। ये था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का पहला स्टेज। दूसरे स्टेज में वो बताते हैं, जिसे हम जुरासिक स्प्लिट भी कहते हैं, कि ये पेंजिया 2 टुकड़ों में बंटना शुरू हुई। और वो 2 टुकड़े कौन थे? याद रखिएगा, वो 2 टुकड़े लॉरेशिया, जिसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, ये पेंजिया का नॉर्दर्न हिस्सा है यानी शुमाली सिरा। तो पेंजिया जब 2 टुकड़ों में बंटना शुरू हुई तो एक टुकड़ा था लॉरेशिया, जिसे हम अंगारा लैंड के भी नाम से जानते हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट है, और दूसरा हिस्सा जिसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि सदर्न पार्ट था। और ये दोनों हिस्से यानी लॉरेशिया नॉर्दर्न पार्ट और गोंडवाना लैंड सदर्न पार्ट अलग हुए किसके जरिए? तेथिस सी के जरिए। तेथिस सी वो समुंदर था, वो कदीम समुंदर था जिसने इस सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया को 2 कॉन्टिनेंट्स लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में बांटना शुरू किया। इसके नतीजा में क्या हुआ कि ये जो दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं वो बंटना शुरू हो गए। इसके नतीजा में ये हुआ कि पेंजिया 2 हिस्सों में बंटना शुरू हो गया, नॉर्दर्न पार्ट जिसे लॉरेशिया कहते हैं और सदर्न पार्ट जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया है। लॉरेशिया में एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप ये सारे हिस्से शामिल थे। इसके अलावा जो गोंडवाना लैंड था उसमें इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे हिस्से शामिल थे। बच्चों तीसरा स्टेज, जिसे क्रेटेशियस फ्रैगमेंटेशन भी कहते हैं, इस स्टेज में मेडागास्कर जो कि एक जजीरा है अफ्रीका के पास, आप जानते हैं, और इंडिया
अलग होना शुरू हो गए अफ्रीका से, और इसके साथ साथ जो अमेरिका है वो यूरोप और अफ्रीका से दूर हटके वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू हुआ। तो तीसरे स्टेज में आप देख सकते हैं कि मेडागास्कर और इंडिया अफ्रीका से अलग हो गए और अमेरिका यूरोप और अफ्रीका से अलग होकर वेस्ट की तरफ मूव करने लगता है, जिसके नतीजा में अटलांटिक ओशन की क्रिएशन होती है और अटलांटिक ओशन का जो एस कर्व शेप है वो फॉर्म होता है। चौथा स्टेज जिसे हम मॉडर्न एरा भी कहते हैं, इस स्टेज में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स आज उनके प्रेजेंट डे पोजीशन पे मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रस्ट फोल्ड होकर अलग अलग माउंटेन रेंजेस को क्रिएट कर रहा है। तो ये है हमारे 4 स्टेजेस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कौन कौन सी फोर्सेस हैं, यानी कौन कौन सी ताकतें हैं जो इन कॉन्टिनेंट की क्रिएशन में, इन कॉन्टिनेंट्स के बहाव में और इन माउंटेन रेंजेस की क्रिएशन में मदद कर रहे हैं। बच्चों, हम वेगनर की थ्योरी को समझ चुके हैं। अब इस थ्योरी को समझने के बाद यहाँ पे एक बहुत अहम पॉइंट है जिसे हमें समझना होगा। वो पॉइंट क्या है कि इतने बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आखिर मूव कर रहे हैं, तो उनको मूव कराने के पीछे कोई ना कोई फोर्स तो जरूर होगा। तो वेगनर ने अपने इस थ्योरी में 2 तरह के मूवमेंट के बारे में बताया था। एक है इक्वेटर वार्ड मूवमेंट और दूसरा है वेस्ट वार्ड मूवमेंट। यानी कुछ जो कॉन्टिनेंट्स है वो इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं और जो कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं वो वेस्ट की तरफ मूव करती हैं। इक्वेटर की तरफ जिन जिन कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट रहा है वो 2 तरह की फोर्सेस पे डिपेंड कर रही है। वो फोर्सेस कौन कौन सी हैं? पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है बायोइनेस। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है कि जो जमीन की कुव्वत कशिश, यानी जमीन की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कॉन्टिनेंट्स को अपनी तरफ खींच रही है, और बायोइनेंसी जिसे हम उछाल कहते हैं। इन दोनों फोर्सेस की वजह से हम देखते हैं कि कुछ कॉन्टिनेंट्स इक्वेटर की, यानी कुछ जो प्लेट्स है वो इक्वेटर की तरफ। इसके साथ साथ जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ बच्चे, ये जो अमेरिकन प्लेट है यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट की प्लेट है वो वेस्ट की तरफ मूव करने लगती है। इसके पीछे की क्या वजह है? तो इसके पीछे जो फोर्स काम कर रही है जो वो टाइडल फोर्स, और इस टाइडल फोर्स क्रिएशन से क्या वजह है? तो वो सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल, यानी सूरज और चांद की जो कुव्वत कशिश, इसकी वजह से ही एक टाइडल फोर्स क्रिएट हो रहा है, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि जो अमेरिकन प्लेट है या अमेरिकन कॉन्टिनेंट वो वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू करती है। तो यहाँ पे बच्चों हमने 2 तरह की मूवमेंट देखी, और इन मूवमेंट के पीछे कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही है हमने इनके बारे में समझा। वेगनर ने 2 तरह की फोर्सेस बताई। पहली केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स और बायोइनेंसी जो इक्वेटर की तरफ कॉन्टिनेंट स्विच करने में मदद कर रही है, और दूसरा केस में टाइडल फोर्सेस जो सूरज और चांद ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पैदा हो रही है, और ये कॉन्टिनेंट को वेस्टवर्ड यानी वेस्ट की तरफ मूव करने में मदद कर रही है। तो वेगनर ने अपने थ्योरी में इन 2 तरह के मूवमेंट के बारे में भी बताया। बच्चों, अब हम देखेंगे साइंटिफिक एविडेंस, यानी वेगनर की थ्योरी से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या एविडेंस है जो उसकी थ्योरी को सही साबित करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ एविडेंस का बात करेंगे, जैसे जिक्सॉ फिट। अब जिक्सॉ फिट क्या है? याद रखिए, जो साउथ अमेरिका का कोस्ट लाइन यानी साहिली इलाका है वो वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट लाइन यानी साहिली इलाका से बिल्कुल मैच खाता है, जैसे कि पजल के 2 टुकड़े हो। अब ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब लाखों साल पहले साउथ अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका एक हो। तो यहाँ से तो हमें एक हमारा पहला सबूत यानी एविडेंस मिलता है कि साउथ अमेरिका और वेस्टर्न अफ्रीका कई लाख या करोड़ साल पहले एक थे। दूसरा एविडेंस जो हमारे पास है वो जियोलॉजिकल एंड माउंटेन अलाइनमेंट है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका में जिस तरह के पहाड़ पाए जा रहे हैं वही सेम तरह के पहाड़ आपको यूरोप में भी मिले। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चलता है कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले पहाड़ों के दरमियान और यूरोप में पाए जाने वाले पहाड़ों के दरमियान कोई न कोई ताल्लुक जरूर रहा होगा, और ये ताल्लुक तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कॉन्टिनेंट्स कभी ना कभी एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तीसरा हमारे पास जो एविडेंस है वो पर्मो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन है। आप जानते हैं बच्चों कि हिंदुस्तान हो या अंटार्कटिका हो, यहाँ पे बड़े बड़े बर्फ के तोदे, ग्लेशियर्स, ये सब पाए जाते हैं, और ये ग्लेशियर्स इतने बड़े हैं कि आज भी इनसे बहुत सारे इलाकों में पानी वगैरह हासिल हो रहा है, या जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बर्फ का एक इतना बड़ा टुकड़ा जो अंटार्कटिका में हो, सेम वैसे ही बर्फ के टुकड़े आपको यूरोप में भी मिल रहे हैं और हिंदुस्तान में भी मिले हैं। तो इससे साबित होता है कि आइस एज यानी जो बर्फानी दौर था उससे पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे,
और तब जो बर्फ के टुकड़े इन अलग अलग खित्तों में पाए जा रहे थे वो आज भी इन खित्तों में मौजूद हैं। तो हमारे पास यहाँ से एक सबूत हमें ये मिलता है कि बर्फ के ये जो इतने बड़े बड़े टुकड़े बिल्कुल अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो ये मिल रहे हैं, जिनका एक दूसरे से आज बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है, हो सकता है वो लाखों और करोड़ों साल पहले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चौथा, फॉसिल मैचेस। ये काफी ही एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है हमारे इस थ्योरी के लिए। ये मुमकिन ही नहीं कि एक तरह के पेड़ पौधे या जानदार जो एक ऐसे कॉन्टिनेंट में मिल रहे हैं जिसका दूसरे कॉन्टिनेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं और जिनके बीच में बहुत ही वसी और बड़े समुद्र हों। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में जो जो फॉसिल्स पाए गए हैं, सेम उसी तरीके के फॉसिल्स अफ्रीका में भी मिले हैं। यानी जो जो जानवरों या पेड़ पौधे के फॉसिल्स नॉर्थ अमेरिका में है, वही सेम फॉसिल आपको अफ्रीका में भी मिले हैं। ये तभी मुमकिन हो सकता है कि जब ये दोनों कॉन्टिनेंट्स आपस में कभी ना कभी जुड़े हुए हों, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक कॉन्टिनेंट में जिस तरह के जानदार पाए जा रहे हैं वही सेम जानदार दूसरे कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेडागास्कर जो जजीरा है उस पे पाए जाने वाले जानदार दुनिया के और किसी भी इलाके में आपको नहीं मिलेंगे। तो एक जैसे जानदारों के फॉसिल्स का अलग अलग इलाकों में मिलना ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि कभी न कभी इन जानवरों के बीच में कोई कनेक्शन रहा होगा। अभी ये कनेक्शन कैसे पॉसिबल है? ये कनेक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब जमीन के ये जो बड़े बड़े टुकड़े या कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो आपस में कभी न कभी जुड़े हुए हों। जो हमारा आखिरी सबूत है वो बायोलॉजिकल माइग्रेशन है। यानी बहुत से जानदार जो आज मुख्तलिफ इलाकों में पाए जा रहे हैं जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं, तो आज भी ये जानदार जो अलग अलग इलाकों में मौजूद है वो किस तरीके से मौजूद हो सकते हैं जब इनके बीच में कोई ताल्लुक ही ना हो और इन कॉन्टिनेंट्स के बीच हम जानते हैं बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं, तो किसी भी तरह का कोई कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमें ये सबूत मिलता है कि इन जानवरों के जो एंसेस्टर होंगे, यानी इन जानवरों की जो पुरानी नस्लें आज से लाखों या करोड़ साल पहले होंगी, वो एक ही सुपर कॉन्टिनेंट के ऊपर मौजूद होंगी। और फिर जब ये सुपर कॉन्टिनेंट कई सारे टुकड़ों में बंटना शुरू हुए होंगे तो ये जानवर भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और अलग अलग इलाकों में बंट गए होंगे। तो ये वो 5 साइंटिफिक एविडेंस है जो वैगनर के सीडीटी यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सही साबित करने में हमारी मदद करती है। अब जो हमारा आखिरी और नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि वैगनर के थ्योरी में क्या क्या फ्लॉस यानी कमियां और खामियां थी, हम उसके मुताबिक भी बच्चों जानेंगे। बच्चों, अब हम वैगनर के थ्योरी के फ्लॉज एंड डिमेरिट्स यानी उस थ्योरी में क्या क्या कमियां और खामियां थी इसे देखेंगे। इस थ्योरी में कुछ कुछ कमियां जरूर थी, जैसे इनकम्प्लीट जिग्सॉ फिट। वैगनर ने हमें ये तो जरूर बताया कि साउथ अमेरिका और वेस्टर्न अफ्रीका के जो कोस्ट लाइन या साहिली इलाके हैं वो आपस में बिल्कुल एक जिग्सॉ पजल की तरह फिट बैठ जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। बहुत से एरिया या बहुत से इलाके ऐसे थे जो पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ जिग्सॉ पजल की तरह फिट नहीं हो पा रहे थे। तो वैगनर का ये जो पहला जिग्सॉ फिट वाला एविडेंस था वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। दूसरा, रिडल ऑफ सबमरीन ब्रिजेस। वैगनर ये मानते थे कि जो कॉन्टिनेंट की प्लेट्स हैं वो काफी हल्की होती हैं और वो ओशियानिक फ्लोर जो कि काफी भारी होती हैं उसके ऊपर तैरती हैं। तो जब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ओशन के ऊपर फ्लो कर रही हैं तो इससे हमें ये एक बात समझ आती है कि इनके बीच में किसी भी किस्म का कोई टकराव नहीं होगा, और जब टकराव नहीं होगा तो समुद्र के अंदर किसी भी किस्म के पहाड़ों की मौजूदगी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस थ्योरी में एक गड़बड़ी हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्रों के नीचे भी कई सारे पहाड़ मौजूद हैं और ये पहाड़ उसी सूरत में हो सकते हैं जब इन प्लेट्स का टकराव किसी न किसी तरीके से ओशियानिक फ्लोर के साथ हुआ होगा। तो दूसरा, रिडल ऑफ सबमरीन ब्रिजेस, यानी समुद्र के नीचे जो पहाड़ मौजूद हैं उनकी मौजूदगी वैगनर की थ्योरी के मुताबिक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो वहां मौजूद हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है इनएडिक्वेट टाइडल फोर्सेस। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो सूरज और चांद की कुव्वत कशिश के जरिए जो टाइडल फोर्सेस क्रिएट हो रही है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो भारी भारी और बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को अपनी तरफ मूव करा सके। तो तीसरा जो उन्होंने टाइडल फोर्सेस के बारे में बताया कि टाइडल फोर्सेस के जरिए ये जो कॉन्टिनेंट से मूव कर रहे हैं वेस्ट वर्ल्ड की तरफ, वो भी गलत हो गया। चौथा, डायरेक्शनल कॉन्ट्रडिक्शंस। वैगनर ये नहीं बता पाए कि इन जो कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट है जो वेस्ट की तरफ हो रहा है या ईस्ट की तरफ हो रहा है या नॉर्थ की तरफ हो रहा है, इनके पीछे की वजह क्या है। वैगनर इस बात को समझाने में नाकाम रहे। और जो हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट है वो है फ्लोटिंग क्रस्ट फैलेसी। यानी वैगनर ये मानते थे कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं
वो समुंदर के ऊपर बिल्कुल एक जहाज की तरह आराम से तैर रहे हैं, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी रुकावट के। और अगर हम जानते हैं कि ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, इसके पॉसिबल ना होने की क्या वजह है? क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्रों के नीचे कई सारे स्ट्रक्चर्स जैसे कि पहाड़ वगैरह मौजूद हैं, उसमें मुड़ाव पाया जाए। तो ये थी 5 डिमेरिट्स या फ्लॉस जो कि वैगनर की थ्योरी में मौजूद है, और वैगनर इन 5 पॉइंट्स को नहीं समझा पाए। पहला है इनकम्प्लीट जिग्सॉ फिट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं बच्चों। दूसरा, समुद्र के नीचे पाए जाने वाले वो जो पहाड़ हैं या वो जो स्ट्रक्चर्स है, वैगनर उसे नहीं समझा पाए। तीसरा, टाइडल फोर्स इतनी ताकतवर नहीं है कि वो कॉन्टिनेंट को अपनी तरह मूव करा सके। चौथा, डायरेक्शनल कॉन्ट्रडिक्शन, यानी आप जानते हैं कि वैगनर ये नहीं समझा पाए कि अगर कॉन्टिनेंट्स का जो मूवमेंट हो रहा है किसी डायरेक्शन में तो किस वजह से हो रहा है। और जो आखिरी है वो फ्लोटिंग क्रस्ट फैलेसी, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो समुंदर के ऊपर बिल्कुल एक जहाज की तरह बिना रेजिस्टेंस के नहीं तैर रही, बल्कि उनके दरमियान भी टकराव पाया जा रहा है। तो बच्चों, ये था हमारा आखिरी टॉपिक, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।